Hello friends and my dear students, welcome back in SP5 Study Center. I hope all of you will be well and in this video today I'm going to tell you the summary of an epitaph. Okay, in this poem the poet says that beauty is not everlasting, it vanishes with the passage of time, and the poet feels that nobody will remember his beloved after his death. Okay, the lady of West Country, when she dies, the poet begins to weep bitterly, and he used to sit beside her grave where she was buried. Okay, so this poem shows transitoriness of human life. Okay, तो इस वीडियो में हम लोग एन एपिटेफ जो आपका पोयम था पोइट्री सेक्शन का उसका यह पार्ट थर्ड है। ओके, ये पार्ट थर्ड वीडियो है। पार्ट टू में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चला गया है। पार्ट वन में पोयम का एक्सप्लेनेशन है। ये पार्ट थर्ड में केवल समरी है और पार्ट जो फोर होगा उसमें आपका लाइन एक्सप्लेनेशन कराऊंगा और 3 4 5 जो भी ऑब्जेक्टिव बचा हुआ है उसका भी एनालिसिस पार्ट फोर वीडियो में हो जाएगा। ओके, तो चलते हैं आपके पोयम का जो समरी है इसको आप अपने नोटबुक पे नोट कर लीजिए। ओके, तो कॉपी में अच्छा से या तो इंग्लिश नोट कर लीजिए या तो हिंदी कर लीजिए, क्योंकि पोयम माने पोयम का जो समरी है वो तो आपको इंग्लिश में ही लिखना होता है। सो आप दोनों को नोट कर लेंगे तो जब आप रिवीजन करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, तो एन एपिटेफ जो है यह एक मतलब छोटा सा पोयम है। सो एन एपिटेफ इज़ अ शॉर्ट ब्यूटीफुल पोयम कंपोज्ड बाय वाल्टर डेलामेर। एन एपिटेफ वाल्टर डेलामेर द्वारा रचित एक छोटी मतलब सुंदर कविता है। ओके, ही वॉज बॉर्न ऑन 25 अप्रैल 1873 इन द विलेज ऑफ चार्ल्टन इंग्लैंड। इनका जो जन्म था वो 1873 में चार्ल्टन गांव में मतलब इंग्लैंड देश में हुआ था। ओके, ही इज़ वेल नॉन फॉर सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रेन। इन्हें बच्चों के गीतों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है या ये प्रसिद्ध है। ओके, याद रखिएगा कि चिल्ड्रंस पोएट कौन है पोइट, तो आप कहिएगा वाल्टर डेलामेर। ओके, क्योंकि ये बच्चों के कवि के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। क्लियर। इसके बाद है इन दिस पोयम, इस कविता में द पोइट डिस्क्राइब्ड अ ब्यूटीफुल लेडी हु लेड इन द ग्रेव। मतलब इस कविता में कवि व्याख्या किए हैं, वर्णन किए हैं एक सुंदर औरत का जो पड़ी हुई है ग्रेव में, जो मतलब ग्रेव के अंदर जिसे दफना दिया गया था। ठीक है, इसके बाद है शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट वाज एवर बॉर्न इन द वेस्ट कंट्री। इसका मतलब शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी मतलब वो बहुत ही सुंदर बहुत ही खूबसूरत औरत थी जिसका माने जो कभी पश्चिम देश में पैदा हुई थी। पश्चिम देश बोलने का मतलब है यूरोप। यूरोप ओके, पश्चिम देश में। सी वॉज लाइट ऑफ स्टेप एंड हार्ट। वह अपनी इच्छा से स्वतंत्र घूमने वाली थी। वह मनचली मतलब अपने इच्छा अनुसार इधर उधर घूमने वाली थी। ठीक है, तो या तो आप एक काम करिए, या तो आप इस लाइन को नोट कर लीजिए या फिर आप जो मैं नीचे लिखा हूँ सी हैड द हैबिट ऑफ मूविंग हियर एंड देयर, मतलब आप इस या तो इसको नोट करिए या तो इसको कर लीजिए, बोथ आर सेम। सो एक एक्सप्रेस करने का अलग अलग तरीका हुआ, तो दोनों नहीं लिखना है, या तो इसको एक रख लीजिए या इसको रख लीजिए। ठीक है, मतलब वह स्वतंत्र रूप से घूमने वाली थी, इधर उधर घूमने वाली थी, है ना। इसके बाद है हर ब्यूटी वॉज वेरी अट्रैक्टिव। उसकी जो सुंदरता थी वह बहुत ही आकर्षक थी। ओके, बट आफ्टर हर डेथ, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी गायब हो गई, एंड पाशेस मतलब गुजर गई। यहाँ देखिए, यहाँ मैं गई गई लिखा लेकिन यहाँ प्रेजेंट इंडिफिनिट जैसा मैंने मतलब इसमें प्रयोग हुआ। ऐसा क्यों हुआ,
क्योंकि जब हम पास्ट की चीज़ों को जब हम प्रेजेंट में दिखाने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। ओके, सो यहाँ पे वैनिसेस एंड पासेस यूज हुआ है। ठीक है। द पोइट लव्ड हर सो मच, कवि जो है उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे। दैट मतलब कि व्हेन शी वाज डायर्ड, जब वह मर गई, ही वाज वीपिंग बिटरली, तब वह रोने लगे, फूट फूट कर रो रहा था। माने कवि जो है वो फूट फूट कर रोने लगे, क्यों? जब उनकी प्रेमिका गुजर गई, मर गई। ओके, बिटरली का मतलब होता है फूट फूट कर, और वीपिंग मतलब रोना, है ना। तो इसके बाद है ही यूज्ड टू सीट बिसाइड, ही यूज्ड टू at her grave where she was buried, मतलब वह उसकी कब्र के पास बैठा करते थे जहाँ वह दफनाई गई थी। बरीड मतलब दफनाना, बरी मतलब, और ग्रेव मतलब कब्र हो गया, बिसाइड मतलब बगल में, ये प्रेपोजिशन है, और सीट मतलब बैठा। यूज्ड टू का प्रयोग हमने इसलिए किया क्योंकि पास्ट की चीज़ों को जब आदत को जब बार बार दिखाया जाता है तो पास्ट टेंस के थ्रू इसको बनाया जाता है। ओके, सो मैंने यूज़ किया ही यूज्ड टू सिट। ओके, इसके बाद है द पोइट बिगैन टू रिमेंबर, ये भी देखिए पास्ट में है। लगता लगती या लगा लगी इस तरह का जब टेंस आता है तो बिगैन या बिगिन से बनाया जाता है, V1 V2 प्रयोग करके। द पोइट बिगैन टू रिमेंबर, कभी याद करने लगे, देयर पास्ट, अपने बीती हुई मतलब अपने अतीत को, एंड फील्स और महसूस करने लगे, करते हैं कि दैट आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद। किसकी मृत्यु? मतलब कवि के, पोइट की मृत्यु के बाद। नोबडी विल रिमेंबर, कोई याद नहीं रखेगा, हीज मतलब उसके, बिलव्ड मतलब प्रेमिका को। मतलब लेखक की जो पत्नी है, जो प्रेमिका है, उसको कोई याद नहीं करेगा लेखक के मरने के बाद। ओके, फिर है 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार। द पोइट सेज दैट, कवि कहते हैं दैट की ब्यूटी इज़ नॉट एवरलास्टिंग, सुंदरता जो है चिर अस्थाई नहीं होता है, ये बहुत टिकाऊ नहीं होता है। इट मतलब यह, वाइनिसेस विद द पासेज ऑफ टाइम, यह समय के साथ समाप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोइट, अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार, इफ अ लवर लव्स समवन सो मच बाय हार्ट, नेवर लीव हर अलोन, मतलब अकॉर्डिंग टू द पोइट, कवि के अनुसार अगर कोई प्रेमी किसी से बहुत ज़्यादा अगर प्रेम करता है, ठीक है, एकदम हृदय से प्रेम करता है, तो उसे कभी अकेला मत छोड़ो। नेवर लीव हर अलोन, उसे कभी अकेला मत छोड़ो। मतलब यहाँ हर का प्रयोग स्त्री के लिए हुआ है ना, मतलब अपने प्रेमिका पर ही ये एक समझाने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। ओके, दिस शोज, यह दर्शाता है, दिखाता है, ट्रांजिटोरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, ट्रांजिटोरीनेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, इसका मतलब कि यह मानव जीवन की क्षण भंगुरता या अस्थिरता को दिखाता है। मतलब यह कविता जो है ये अब तो पढ़ने के बाद लगा ही कि सुंदरता जो है बहुत टिकाऊ, एवरलास्टिंग नहीं होता है ना। तो ये रहा आपका समरी, इसका इंग्लिश नोट कर लीजिए, हिंदी में नोट कर लीजिए, और एग्ज़ाम और टेस्ट इत्यादि जब सीरीज़ होगा या फिर जब आपका कॉलेज इत्यादि में, है ना, होगा, तो आप टेस्ट में या एग्ज़ाम, बोर्ड एग्ज़ाम में आप इंग्लिश में अपना समरी आराम से लिख लीजिए। इसके हिंदी को 1-2 बार पढ़ लीजिए और ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पार्ट 4 में।